मैं आई कम सर? कम बैठी नमस्ते सर। नमस्ते। बैठी। राम भजन नाम है ना आपका? जी सर। ये पहला आइटम था आपका या पहले दिया है इंटरव्यू? सर इंटरव्यू का पहला अटेम्प्ट है सर। और ऐसे? ऐसे सर 8वां अटेम्प्ट है। 8वां? जी सर। तो मेंस नहीं हो रहा था आपका? एक बार 2018 में मेंस हुआ था सर। मेंस नहीं हो पाया था सर, मेंस दिया था। मेंस दिया था 18? जी सर। अच्छा, आप ऑलरेडी सर्विस में है ना कहीं? जी सर। कहाँ? दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है सर। ठीक है। अखबार वगैरह पढ़ते हैं आप? जी सर। कौन सा अखबार पढ़ते हैं? सर दैनिक जागरण। दैनिक जागरण? जी सर। अच्छा, इधर 2-4 दिनों में कुछ खास समाचार है दैनिक जागरण में? जी सर। क्या सही? सर एक तो उत्तराखंड में सर एक जगह है, वहाँ पे सर रेलवे की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है सर लोगों ने अवैध रूप से। तो सर उसको हटाने के लिए चल रहा है सर मैटर। एक सर यूपी में सर जो लोकल बॉडीज़ हैं उसके इलेक्शन के लिए सर ओबीसी आरक्षण लागू करने के बारे में न्यूज़ आ रही है सर। क्या है वहाँ, क्या न्यूज़ है वो? सर ओबीसी वाले सर, वो सर ओबीसी को आरक्षण देके और फिर चुनाव करवाना चाह रही है सर जो राज्य सरकार है। तो सर वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने अलाउ किया था कि आप इलेक्शन करवाइए बिना रिजर्वेशन के। तो सर सरकार ने पिटीशन डाली है मैम सुप्रीम कोर्ट में कि ये पोस्ट रिजर्वेशन ही चुनाव होने चाहिए। आपको क्या लगता है सर, सही है सरकार का डिसीजन? सर उसमें होना चाहिए आरक्षण ओबीसी के लिए? सर फाइनली तो सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो। नहीं, आपकी अपनी राय क्या है उस पर? सर मेरी राय में सर लागू करने के बाद होना चाहिए सर। जी सर। और सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए सर टेम्परेरी ये किया है कि जो वहाँ के कार्यकारी है सर वो तब तक के लिए काम देख सकते हैं। अच्छा, जाति जनगणना भी आरंभ हुई है बिहार में अभी। जी सर। जाति जनगणना पर क्या आपकी राय है? सर जाति जनगणना सर अगर अच्छे उद्देश्य के लिए की जाती है सर, जिससे सर सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान हो सके सर और सुविधाएं दी जा सके सर, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन फैक्टर्स यूज किए जा सके। ये तो सैद्धांतिक बात हो गई ना? जी सर। कि अगर ऐसा होगा तो होना अच्छा होगा। जी सर। किस उद्देश्य से की जा रही है जाति जनगणना? सर सरकार का उद्देश्य सर आर्थिक मापदंडों से और सामाजिक मापदंडों से सर लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है सर। और सर काफ़ी सारे मापदंड है सर उसमें, सर पूरे मापदंडों के बारे में अवेयर नहीं हो सर। तो अब तक नहीं हुआ था? सर अब तक हो रहा है पर सर पार्शियली होता है सर। जो सामान्य जनगणना है सर उसमें सर SC/ST के आंकड़े तो इकट्ठे किए जाते हैं सर, बाकी के नहीं किए जा सकते सर। एक बार की गई है सर सामाजिक आर्थिक जनगणना। ऐसा लगता है कि दोबारा फिर से समाज को जाति के आधार पर विभाजित करेगा और जातिगत जो ढांचा है वो और रिजिड हो जाएगी समाज में। सर ये आरक्षण भी सर जाति के आधार पर ही दिया जाता है सर, और कहीं ना कहीं सर ये भी कहा जाता है, पर फिर भी सर मैच्योरिटी के साथ धीरे धीरे इसका सर यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है सर कि हम इसका यूज कैसे करते हैं सर। अच्छा, एक शब्द है एफर्मेटिव एक्शन। जी सर। उसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख है या कहीं कोई प्रावधान है संविधान में? जी सर। सर अनुच्छेद 15 में सर ये 15 के सर सब पार्ट में ये प्रावधान है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और सर जो है SC/ST है उनके लिए सर सरकार सकारात्मक कार्रवाई कर सकती है सर। और सर ये रिजर्वेशन भी सर इसी से जुड़ा हुआ है सर। वो सर नीति निर्देशक तत्वों में भी है सर कुछ वर्गों के बारे में, जैसे प्रसूति सहायता सर राज्य की तरफ से। अच्छा, भारत के संविधान में समानता और न्याय दोनों बहुत महत्वपूर्ण है? जी सर। है ना? जी सर। दोनों में से किसी एक को वरीयता देनी हो आपको प्रशासक के रूप में, किसको वरीयता देंगे आप? सर वैसे सर मैं दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करूंगा, फिर भी सर अगर जरूरत पड़ी तो सर न्याय के लिए मैं ज़्यादा काम करूँगा सर। न्याय के लिए? जी सर। तो उसके लिए विषमता कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं? सर सकारात्मक विभेद कर सकते हैं सर, जैसे सर रिजर्वेशन टाइप में सर। राम भजन जी सर। ये आर्टिकल 15 के बारे में आपने जिक्र किया। जी सर। उसमें अफर्मेटिव एक्शन के प्रावधान है, और कोई ऐसा अनुच्छेद है संविधान में आर्टिकल 15 के अलावा? जी सर, एक आर्टिकल 16 है सर जो सर अवसर की समानता प्रोवाइड करता है सर, और सर बेसिकली रिजर्वेशन उसी पे बेस्ड है। इसके अलावा सर आर्टिकल 330, 332 सर उनमें भी सर प्रावधान किया गया है सरकारी नौकरियों में और सर असेंबली में और पार्लियामेंट में सर रिजर्वेशन के बारे में सर। तो
तो ये जो असेंबलीज और पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, जी सर। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ना? जी सर। हाँ, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन और ये सोशल रिजर्वेशन, इसमें क्या फ़र्क है? सर सोशल रिजर्वेशन में सर शैक्षणिक संस्थाओं में और सर जैसे योजनाओं में इनमें सर छूट दी जाती है, और सर पॉलिटिकल में राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है सर, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ है, लॉ मेकिंग बॉडीज़ है सर, उनमें। अभी पुलिस में काम करते हुए कितने दिन हुए आपके? कितने सर वर्ष? 14 ईयर्स होने वाले हैं सर, अप्रैल में हो जाएंगे। 14 ईयर्स से काम कर रहे हैं जी सर। दिल्ली पुलिस में। यस सर। कोई अगर आपको सुझाव देना हो सरकार को, जी सर। 4-5 बहुत सटीक सुझाव जी कि सर। पुलिस में रिफॉर्म किया जाए, तो क्या क्या होंगे? सर एक तो सर सर प्रकाश सिंह वाद में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सर गाइडलाइन जारी की थी, 7 गाइडलाइंस, सर वो पूरी तरह से लागू होनी चाहिए सर। अभी सर जो हायर पोस्ट पे सर, वहाँ सर जैसे डीजी साहब हैं और दिल्ली में सर कमिश्नर साहब हैं, उनकी नियुक्ति में सर पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य सुरक्षा आयोग वगैरह सर, वो पूरे 7 सिद्धांत है सर। एक तो पहला मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा सर। दूसरा सर जो पुलिस में कार्यबल की संख्या है सर, वो अभी भी काफ़ी कम है, उस पर दबाव है सर। तीसरा सर सजेशन मैं ये देना चाहूँगा कि पुलिस से सर पुलिस वाले ही काम करवाए जाएँ, जैसे सर सिक्योरिटी और जो सर एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स है सर, उनके लिए अलग से बल बनाया जा सकता है। चौथा सर, मैं पुलिस में सर मेंटली जो स्वास्थ्य है सर, उसके लिए पुलिस वालों पे मतलब सर उनको टाइम दिया जाए, ड्यूटी के आवर्स कम किए जाएं, उनका वेलफेयर किया जाए सर, इससे वो एक आम आदमी की तरह और ठीक से सर स्वस्थ रूप में काम कर पाए सर। और चौथा सर, मैं दिल्ली पुलिस में या सर और पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाना चाहूँगा, इससे ताकि सर महिलाओं से जुड़ी चीज़ों को कंट्रोल करने में, अपराधों को कंट्रोल करने में और इन्वेस्टिगेट करने में मदद मिले सर। इसमें पुलिस को जेंडर सेंसिटिव बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? अगर आपको सिविल सर्विसेज में कहीं अपॉइंट किया जाता है और पुलिस में अगर आप टॉप हायरार्की में जाते हैं, तो पुलिस को जेंडर सेंसिटिव बनाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और अभी क्या प्रावधान है कानून में? जी सर जैसा कि अभी मैंने बताया सर, एक तो सर महिलाओं की संख्या जो सर पब्लिक डीलिंग में, वहाँ मैं मेजर पोस्ट सर वो वहाँ पे डेप्यूट करने की कोशिश करूँगा कि जितनी भी महिलाएं पहले से है, पहले तो सर संख्या बढ़ाने की कोशिश करूँगा अगर मेरे अधिकार में है। अगर नहीं है तो सर जितनी महिलाएं अवेलेबल है स्टाफ में, उनको फ्रंट पे रखूँगा सर, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है, तो सर तो ये करूँगा सर। मैंने कहा पुलिस को जेंडर सेंसिटिव बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि महिला पुलिस जेंडर सेंसिटिव हो। जी सर इसके लिए उनका प्रशिक्षण करवाएंगे सर, ट्रेनिंग करवाएंगे सर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, और सर जैसे महिला आयोग है इनसे सर, इनके द्वारा सर उनका बीच बीच में प्रशिक्षण करवाएंगे सर, और ट्रेनिंग में भी सर इसको शामिल करेंगे जो बेसिक ट्रेनिंग होती है सर जेंडर सेंसिटाइजेशन। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर के जो कानून बने हुए हैं, 2013 में ये कानून बनाया है शायद, जी सर, है ना? जी सर। उस कानून में और जो सीआरपीसी में प्रावधान है, इसमें क्या अंतर है? सर सीआरपीसी प्रोसीजरल है सर, वो प्रोसीजर डिसाइड करती है कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके और अपराधी को सज़ा दिलवाना है। और सर जो आपने बताया सर पोश एक्ट, वो सर प्रावधान करता है दंड का सर, कि ये अपराध किया गया तो इसमें क्या सज़ा होगी। क्राइम और ऑफेंस में क्या अंतर है? सर सॉरी सर, कॉलेजियम सिस्टम और जो ये एनजेएसी है, सुना है आपके इसके बारे में? जी इसके बारे में आजकल कुछ बहस चल रही है। जी सर। क्या है ये बहस? सर बहस इस बात पे चल रही है सर कि कॉलेजियम सिस्टम सरकार ने सर 2014 में पारित किया था, वो सर संसद द्वारा पारित किया गया था, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर उसको सर अवैध करार दे दिया सर कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन करता है। तो सर अभी कॉलेजियम सिस्टम है उसमें भी काफ़ी सारी खामियां हैं सर, तो इसके ऊपर चल रही है सर कि जो सिफारिशें की जाती है कॉलेजियम के द्वारा, उनमें सर देरी हो रही है उनको एग्जीक्यूट करने में। तो सर कहीं ना कहीं कॉलेजियम की प्रासंगिकता या एक बेटर सिस्टम डेवलप करने के बारे में चर्चाएं चल रही है सर। रामभजन जी, आपने लगभग 10 वर्षों तक कॉन्स्टेबलरी रोल में काम किया है। जी सर। और सेकंड चॉइस आपका आईपीएस का है। जी सर। तो अपना नज़रिया शेयर कीजिए पुलिसिंग पर इन जनरल।
सर मुझे लगता है पुलिस सर लोगों के काफ़ी नज़दीक होती है सर। मुसीबत में होता है आदमी, तब सर वो या तो भगवान को याद करता है, और सर यहाँ पे सर ज़मीनी स्तर पे पुलिस ही उनकी मदद को पहुँचती है। जैसे सर दिल्ली पुलिस में हम देखते हैं तो सर सिर्फ क्राइम वाली घटना पे ही लोग नहीं बुलाते सर। अगर सड़क जाम हो गई, कुछ भी हो गया सर, छोटी छोटी चीज़ों में फर्स्ट जो रेस्पॉन्डर है वो पुलिस होती है सर। तो मेरा उद्देश्य है सर, जैसे अगर मैं पुलिस में रहूँ तो सर मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूँ लोगों की सर, बियॉन्ड द क्राइम। आपको ऐसा लगता है कि विदेशों में शायद इतना ज़्यादा एम्बिट होता नहीं है पुलिसिंग का, कि कुछ भी दिक्कत हो तो वो पुलिस को कॉल करें और पुलिस उसकी हेल्प में आ सकती है, लेकिन जनमानस में ये बात है नहीं। एक डर भी है और एक एवॉइडेंस रिलेशन भी है लोगों का कि भाई पुलिस से दूर ही रहो, कोर्ट कचहरी वगैरह से भी दूर ही रहो। क्या वजह होती है, क्या क्या हो सकता है वजह? सर जैसा कि आपने बताया सर, और लोक प्रचलित कहावत भी है कि पुलिस वालों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खराब होती है सर। तो सर इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस की औपनिवेशिक छवि है सर। पहले जैसे उपनिवेश के दौरान सर जो पुलिस थी वो मौके पे जाती थी सर, तो पीड़ित और जो उत्पीड़क है दोनों को ही परेशान करती थी। तो सर वो छवि कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के दिमाग में है सर। और सर इसमें दूसरा मीडिया का और सर बॉलीवुड फिल्मों का मैं इनका भी थोड़ा रोल समझता हूँ सर, कि ये सर छवि को उस तरह दिखाते हैं सर। ये जो वास्तविकता है सर, वास्तविकता को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है सर। आपका इंटरेस्ट भी है बॉलीवुड सॉन्ग्स में? जी सर। आपने हॉबी के तौर पर लिखा है और आप हिंदी के छात्र रहे हैं। जी सर। हिंदी आपका ऑप्शनल पेपर भी रहा है। जी सर। हिंदी गानों ने हिंदी भाषा को या जनमानस को किस हद तक प्रभावित किया है? कुछ एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बता सकते हैं, एटलीस्ट स्वतंत्र भारत में? जी सर बॉलीवुड के विकास के साथ साथ सर, जैसे आलम आरा मूवी थी सर, तब से सर डेब्यू किया गया म्यूजिक को। और सर जो म्यूजिक के बोल है वो सर जैसे जावेद अख्तर साहब हैं, तो सर राइटर्स के रूप में हिंदी के लेखकों को भी मौका मिला सर। और सर जैसे रेडियो एकांकी वगैरह इन पे भी, तो सर जो संगीत में और बॉलीवुड में सर दोनों जगह हिंदी साहित्यकारों को सर मौका मिला है सर, हिंदी को फ्रंट पे लाने का सर। जैसे सर आकाशवाणी में भी आते हैं सर। मौक़ों के अलावा इंडिविजुअल राइटर्स और मतलब जॉब्स के अलावा भी और कुछ असर पड़ा है लोगों पर, दूसरा जनमानस सर पर मैंने प्रश्न किया? जी सर जो हिंदी म्यूजिक है सर वो पूरा सर लगभग 10-12 राज्यों में और विदेशों में भी सर सुना जाता है, तो उसके मार्फत सर हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ता है सर। जो सर हिंदी प्रदेश है उससे बाहर भी सर, तो सर कहीं ना कहीं इसमें मदद मिलती है सर हिंदी गानों की वजह से सर। मानवीय संवेदनाओं को भी कुछ टच करता है? जी सर। जी सर, ज़रूरत है? जी सर ज़रूर करता है सर, इसीलिए सर मेरी हॉबी है ये सर म्यूजिक। भारतीय फिल्मों में गानों का बहुतायत होता है और विदेशी भाषाई फिल्म अगर आप देखें तो उतने गाने नहीं होते। क्या वजह है सर? इसकी एक वजह ये सर, एक तो मनोरंजन के पूरक रूप में आते हैं सर। शुरुआत से सर प्रारंभिक फिल्मों में लगभग 10 गाने एवरेजन होते थे सर फिल्मों के भीतर, और दूसरे सर इससे व्यवसायिक हित भी जुड़े हुए हैं सर। फिल्म का जैसा भी भविष्य हो सर, तो कम से कम गानों से भी कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए सर, इसलिए सर गाने भी होते हैं हिंदी फिल्मों में सर। कॉमर्शियल रीज़न है? जी सर, कमर्शियल रीजन। जी सर, व्यवसायिक को सर तो गानों पर ही इतना इन्वेस्टमेंट क्यों? सर गाने कल्चर से जुड़े हुए हैं सर। शादी ब्याह सर जो जैसा भी अवसर होता है, अवसर के अनुकूल गाने होते हैं सर, मूड के अनुकूल भी गाने होते हैं सर, इसलिए सर उनका क्रेज़ ज़्यादा होता है सर। भारतीय गानों में और विदेशी गानों में कोई टेक्निकल फ़र्क समझते हैं? पॉपुलर गानों की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने लिखा है बॉलीवुड सॉन्ग्स। तो जी सर डीपली तो सर मुझे इतनी समझ नहीं है सर, मैं नॉर्मली गाने सुनता हूँ सर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन के ऊपर रूलिंग दी है। जी सर। क्या समझ बनी अब डीमोनेटाइजेशन से? अच्छा 6-7 साल बाद आज बैठकर और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई। जी सर। क्या समझ बन रही है हमारी? सर
इनिशियली ऐसे लगा था कि जैसे डिमोनेटाइजेशन किया गया उसकी वजह से बेरोजगारी और मतलब सर अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं धक्का लगा सर। शुरू में ऐसा समझा जाता था सर, जैसा कि सर इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया था उस टाइम कि दीर्घकाल में इसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे, नुकसान कम होंगे सर डिमोनेटाइजेशन के। तो सर अभी ऐसा महसूस किया जा रहा कि सरकार ने अपनी तरफ से सद्भावनापूर्वक अच्छा प्रयास किया था और सर कहीं ना कहीं उसमें सफलता भी मिली है। हालांकि वो सर मात्रात्मक रूप से सफलता इतनी नहीं रही सर। जैसे कि सर ब्लैक मनी रिकवरी की बात है तो सर वो बहुत कम मात्रा में हुआ, फिर भी सर सरकार ने मतलब सर अपनी सद्भावना से और अच्छा स्टेप लिया था सर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सर वैलिड ठहराया है कि प्रोसीजरल तरीके से और ठीक किया है सरकार ने, प्रोसीजरली ठीक किया है। और 7 वर्षों के बाद डेटा क्या बता रहा है? सॉरी सर, डेटा के बारे में अवेयर नहीं हूँ सर। सिर्फ सर वो जो ब्लैक मनी रिकवर हुआ था वो सर थोड़ी मात्रा थी, जितना सरकार ने सर बताया था कि हमारा टारगेट इतना है सर। तो टारगेट से करीब 6-7 महीने पहले आरबीआई ने एक रिपोर्ट में कहा था कि जो हम शुरू में सोच रहे थे कि 2-3 वर्षों में हम उभर जाएंगे डिमोनेटाइजेशन के दबाव से, वो अब 12 वर्ष लगेंगे। जी सॉरी सर, मैं तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी सर? फॉर्मल इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी का फर्क समझते हैं? जी सर। क्या है सर? फॉर्मल इकोनॉमी होती है सर जो जिसके बारे में आंकड़े जुटाए जा सकते हैं, जो सर कागज़ों में दर्ज होती है। और सर इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है सर जिसमें सर कोई अनुबंध नहीं होता और सर डेली वेज में या सर जैसे गिग इकोनॉमी है इस तरीके से सर। थैंक यू। ओके, तो आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं? जी मैम। ओके, तो एज अ आप पुलिस में हैं और दिल्ली पुलिस में हैं, जी मैम। तो अकॉर्डिंग आपके हिसाब से जो दिल्ली में क्राइम हो रहा है अगेंस्ट वुमेन, वो कहाँ फॉल्ट है आपके सिस्टम में? जी मैम, एक तो जैसा मैम पहले बताया, वुमेन पुलिस की संख्या कम है मैम, तो डील करने में दिक्कत होती है। दूसरा मैम जैसे मैम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिक्कत है सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे मैम कैमरे वगैरह सीसीटीवी अभी इंस्टॉल हो रहे हैं पर मैम कम है। और इसके अलावा मैम कहीं ना कहीं जैसे जो दिल्ली की पॉपुलेशन है मैम उसमें एक कंपोजिशन है और निकट के राज्यों का, तो मैम वहाँ कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सोच पाई जाती है, तो वो एलिमेंट भी मैम काम करता है यहाँ कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लैब्स के लिए मैम। तीसरा मैम पुलिस में है तो मैम अपनी तरफ से बढ़िया एफर्ट्स करते हैं, फिर भी मैम उनके पास प्रशिक्षण की इनकी कमी होती है थोड़ी, तो स्पेशलाइज्ड इस तरह से जैसे मैम निर्भया फंड का उदाहरण दे सकते हैं हम, उसका मैम पूरा यूटिलाइजेशन होता नहीं है, वो मैम फंड बढ़ता जाता है, तो कहीं ना कहीं मैम स्पेंड मतलब ये आपको अलग से फंड मिलता है इसको सिक्योरिटी के? मैम निर्भया फंड भारत सरकार का फंड है मैम, तो उससे जो वुमेन रिलेटेड स्कीम्स है उनके लिए फंड दिया जाता है, तो मैम जो सिक्योरिटी है वुमेन सिक्योरिटी वो इसका पार्ट है मैम। तो वुमेन सिक्योरिटी के लिए वुमेन कांस्टेबल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं या जनरली? नहीं मैम, सारे ही है मैम, पर फिर भी जैसे कहीं दिक्कत होती है मैम, पुलिस मौके पे पहुंचती है, अगर वुमेन स्टाफ नहीं हो तो मैम लोग यही अपोज कर देते हैं। जैसे मैम कई बार प्रदर्शन में इनमें आती हैं तो मैम वुमेन कांस्टेबल या जो भी ऑफिसर है उनकी नीड होती है मौके पे जाने के लिए, नहीं तो पुलिस कतराती है मैम, कई बार एलिगेशन लग जाता है पुलिस के ऊपर ही मैम, इसलिए मैम। AI आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जी मैम। उसका कोई यूज़ आप बता सकते हैं अपने सिस्टम में, अपने ऑफिस में? जी मैम AI के माध्यम से मैम क्राइम का एनालिसिस किया जा सकता है, पैटर्न को फॉलो किया जा सकता है मैम, हॉट स्पॉट्स है उनकी पहचान की जा सकती है मैम। और मैम जैसे केरल में है और तो मैम ऐसे ऐप्स बनाए जा रहे हैं जिससे जो अपराधियों की गतिविधि है उनको सेंट्रलाइज किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके और अपराध के पैटर्न को समझा जा सके मैम, तो मैम एनालिसिस में काम आती है। ओके, इसका मिसयूज़ भी हो सकता है? जी मैम। आपके सिस्टम में? मैम इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, सॉरी। और दूसरा था कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो आपके जो लोकल एरिया है वहाँ से आप कोई इशू ऐसा बता सकते हैं जिसमें आपको रिफॉर्म करने का मन है और आप जानते हैं कि बहुत पर्टेनिंग इशू है? जी मैम, मैं राजस्थान के दौसा ज़िले से संबंधित हूँ, तो मैम मेरे ज़िले में महिला साक्षरता दर स्टेट की तुलना में और मैम देश की तुलना में कम है, तो मैम 51.9% ही महिला लिटरेसी रेट है मैम, तो मैं उसको इम्प्रूव करना चाहूँगा मैम, अगर मुझे मौका मिला मैम।
लिटरेसी। जी मैम, वुमेन लिटरेसी। ओके, खाली लिटरेसी की एम्प्लॉयमेंट रिलेट स्किल, मैम मतलब स्किल वाली लिटरेसी जो स्किल के साथ आए, मैम स्किल वाली है तो और भी बेटर है मैम। जो उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके। जी मैम, तो उनका सशक्तिकरण कर सके मैम, मुख्य धारा में ला सके। जो आध्यात्म होता है उसका क्या रोल है आपके काम में? आप लगता है कि आपको आध्यात्म का कोई रोल बनता है? जी मैम, अध्यात्म कहीं ना कहीं मैम एक नैतिक गुण भी डेवलप करने में मदद करता है, और कहीं ना कहीं मैम तनाव को भी कम करने में मदद करता है, एक उत्साह या मोटिवेशन प्रदान करता है मैम। आपके वर्क प्लेस पे होता है ये इस तरह के वर्कशॉप या पाए मैम जाते हैं? एग्जैक्ट इस तरह के तो नहीं होते, पर मैम योगा कैंप जरूर चलाए जाते हैं बीच बीच में। और गवर्नमेंट का कितना इंटरफेरेंस है आपके इसमें, वो इंडिपेंडेंट वर्क उसमें रिलेटेड? मैम जैसा कि दिल्ली में कमिश्नरी सिस्टम है मैम, तो यहाँ पे इंटरफियर काफ़ी कम है मैम स्टेट पुलिस की तुलना में, और प्रत्यक्ष रूप से मैम इतना महसूस नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है एकदम मतलब न्यूनतम स्तर पे है मैम, तो दिल्ली पुलिस लिबरली काम करती है मैम। कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ज़्यादा मैम मेरे अनुमान से नहीं है मैम। एक चीज़ ये बताइए कि आप राजस्थान से हैं। जी सर। राजस्थान से आपका भी संबंध है। जी सर। तो राजस्थान में हाल के वर्षों में ऐसी कौन 3-4 महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जी सर। जिनको आपको लगता है कि आर्थिक नीतियों के जरिए या सामाजिक नीतियों में परिवर्तन के जरिए ठीक किया जा सकता है? जी सर। सर एक तो सर औद्योगिक पिछड़ापन काफ़ी ज़्यादा है सर राजस्थान में, और सर उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा। दूसरा सर जैसे कृषि है सर, तो कृषि की अवस्था भी पिछड़ी हुई है सर, एक तो पानी की वजह से सर, और दूसरा सर एरिया सर काफ़ी डेजर्ट वाला है, 40% सर जैसे मरुस्थल है, तो सर कृषि का विकास भी वहाँ पे नहीं हो पा रहा है सर। ये सर 2 समस्याएं मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ सर इकोनॉमी की। और सर सामाजिक रूप से देखा जाए तो सर जैसे लिटरेसी रेशियो भी कम है सर, लगभग 66% ही है सर राजस्थान में सर। एक चीज़ ये बताइए, भारत में ये कहा जाता है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। जी सर। राजस्थान में भी होगी। जी सर। पर बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या की मुख्य वजह ये है कि हमारे यहाँ जो लोग खास करके नौजवान ट्रेंड हो रहे हैं वो लो स्किल ट्रेंड, वो एम्प्लॉयबल नहीं है। तो ये बेरोजगारी की समस्या है या शिक्षा की समस्या है? उनको जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं दुनिया भर में, उसमें क्या हमारी इसको बेरोजगारी की समस्या कहें या हमारी शिक्षा की समस्या कहें? सर दोनों ही समस्या है, पर मुख्य रूप से जैसा आपने बताया सर स्किल वाली समस्या ज़्यादा है सर। जैसे सर ग्रेजुएट होते हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट हैं सर, पर वो स्किल्ड नहीं है सर। कई सर्वे में ये पॉइंट आउट किया गया है सर कि जो ग्रेजुएट है वो एम्प्लॉयबल नहीं है, वो रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं सर शिक्षा प्रणाली को भी सर एडवांस करने की ज़रूरत है सर। तो अभी सरकार ने एक नई शिक्षा नीति को स्वीकार किया है। जी सर। उसके क्या इम्पोर्टेंट 4-5 प्रिंसिपल्स हैं जिस पर वो बेस्ड है, जिससे लगता है कि ये बदल जाएगा? जी सर। सर एक तो सर उसमें कक्षा 9 से ही सर स्किल डेवलपमेंट को ऐड कर दिया गया है सर। एजुकेशन के साथ एक स्ट्रीम के रूप में अलग से सर कोई स्किल भी ले सकते हैं। तो सर एम्प्लॉयबल जो ग्रेजुएट्स है या जो शिक्षार्थी है वो तैयार करने का मकसद रखती है सर। दूसरा सर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अब सर जो एजुकेशन पहले ड्रॉप आउट हो जाते थे सर, तो उनका करियर ख़राब हो जाता सर, तो वो बेरोजगार में ही आ सकते थे सर, या लो वाला रोजगार करते। अभी सर वो क्रेडिट बैंक का प्रावधान है, उसके थ्रू सर वो अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं एजुकेशन को सर, और डिग्री ले सकते हैं सर। इसके अलावा सर जैसे स्ट्रीम्स है सर, पहले सर आर्ट्स मैथ और साइंस कॉमर्स ऐसे स्ट्रीम होती थी सर, अब फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है सर इसमें भी, तो ये भी मर्ज करके भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। 21वीं शताब्दी में हम हैं, जब कहा जा रहा है कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है अब। जी सर। और उसमें जिस तरह की स्किल्स के रिक्वायरमेंट्स हैं,
तो क्या लगता है किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए? 4-5 स्किल्स आप बता सकते हैं जो 21वीं शताब्दी में होनी चाहिए एक नौजवान में? जी सर जैसा कि एक तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर, रोबोटिक्स सर, और सर डेटा एनालिसिस सर। नहीं, ये हम पूछ रहे हैं कि इंडिविजुअल में, जी सर, एक नौजवान में क्या स्किल होनी चाहिए? उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं हो सकती, वो तो बाहर है ना। जी सर। तो आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए? मतलब हमारी एजुकेशन पॉलिसी को अगर आपको एक तैयार करना है इस 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? सर सबसे बड़ी बात तो सर सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए सर। तो सर क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं सर, वो डेवलप करनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम से। उसके बाद सर जो भी सेक्टर उस की ज़रूरत पड़ेगी या जो एम्प्लॉय प्रदान कर सकता है एम्प्लॉयमेंट, वो सर अपने आप ही सीख जाएगा बच्चा सर, अगर सब हम सीखने का अवसर प्रदान करें। तो आप एक गेस कर रहे हैं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ किस तरह। आप कह रहे हैं ना कि स्किल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जी सर। तो स्किल क्या होना चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग आप जानते हैं? सॉरी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, सॉरी सर। एनालिटिकल स्किल। जी सर। ये क्या है एनालिटिकल स्किल? सर विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता सर, एनालाइज करने की चीज़ों को, और उस तरीके से सोचने की क्षमता सर। तो हिंदी अनुवाद किया आपने, आगे बताइए। सॉरी सर, सॉरी सर, नहीं जान पा रहा सर। अच्छा, कोई बात नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप चूंकि दिल्ली पुलिस में साइबर सिक्योरिटी में हैं, जी सर। तो 21वीं सदी की पुलिसिंग की क्या चैलेंजेस हैं? उसमें साइबर सिक्योरिटी भी है। जी सर। तो साइबर सिक्योरिटी की क्या आपको लगता है कि पुलिस उसके लिए ट्रेंड है, एफिशिएंट है, वो मैनेज कर सकती है? जी सर कई चीज़ों में लूप होल्स है सर अभी। जैसे सर एक समर्पित पुलिस बल की आवश्यकता है इसके लिए, या सर पुलिस में ही एक अलग यूनिट की आवश्यकता है। अभी सर थाने खोले गए हैं साइबर वाले, पर सर उसमें जो स्टाफ है मोस्टली वही स्टाफ है सर जो पहले ड्यूटी करते हैं, स्पेशली ट्रेंड नहीं है सर। तो सर कहीं ना कहीं ट्रेंड स्टाफ की भर्ती करने की आवश्यकता है सर। जैसे सर जो इथिकल हैकर्स है सर, या फिर इंजीनियर्स है, कंप्यूटर इंजीनियर सर, तो कुछ मात्रा में वो स्टाफ लाने की ज़रूरत है सर। आपका एक सब्जेक्ट हिंदी साहित्य भी है। जी सर। आपने हिंदी साहित्य में इधर के कुछ लेखकों को पढ़ा है सर या केवल सिलेबस पढ़ा है? नहीं सर, मैं सर 11th आपके से कुछ प्रिय लेखक इधर हाल के जो अभी जीवित हैं और लिख रहे हैं, इनके बारे में आप बता सकते हैं कुछ? जी सर नागार्जुन। तो जीवित नहीं है। मैंने पूछा आपसे कि जो हिंदी साहित्य में अच्छा लिख रहे हो, जिनकी किताबें, आपने कोई किताब पढ़ी है हाल के दिनों में? सॉरी सर, किताब नहीं पढ़ी सर, पर नाम बता दूंगा सर। बताइए। सर केदारनाथ सिंह है सर। वो भी गुजर चुके हैं। सॉरी सर नाशिरा शर्मा, मृणाल पांडे। मृणाल पांडे का आपने क्या पढ़ा है? सर सर पढ़ा तो कुछ भी नहीं सर, सिर्फ उनके बारे में पढ़ा है सर। क्या पढ़ा है उनके बारे में? सर वो नारी विमर्श की लेखिका है सर। तो नारी विमर्श पर कुछ लिखा है उन्होंने? सॉरी सर, मुझे रचना का नाम याद नहीं है सर। तो हिंदी साहित्य में आपकी रुचि किसमें है, गद्य में या पद्य में? सर गद्य पद्य दोनों में ही है सर, मोस्टली सर ज़्यादा गद्य में है। ठीक है। केदारनाथ सिंह के बारे में आपने बात की। केदारनाथ सिंह की कविता की क्या विशेषताएं हैं? सर वो प्रकृति का वर्णन करते हैं सर, ग्राम्य प्रकृति का सर। ऐसा? जी सर। ये कहाँ पढ़ा आपने? सॉरी सर। तो क्या वो सुमित्रा नंदन पंत की परंपरा के कवि हैं केदारनाथ सिंह? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गया सर, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह में सर। दोनों में क्या फर्क है? वो सर शायद केदारनाथ अग्रवाल है सर, वो प्रकृति से जुड़े हैं और सर प्रगतिवादी नज़रिए से देखते हैं प्रकृति को, जिसमें सर जो आम जनजीवन के प्रतीक हैं उनका सौंदर्य सर वो उजागर करते हैं सर। और नागार्जुन की क्या खासियत है? सर नागार्जुन सर सत्ता को आईना दिखाने का काम करते हैं सर, और सर वो भी सर प्रगतिवादी कवि हैं, और सर आम जनजीवन के उनको सर जन कवि कहा जाता है सर। तो वो आम जनता की भावनाओं को उनको सर अपने साहित्य में स्थान। उनकी कोई कविता आपको याद है? जी सर कविता का शीर्षक है अकाल और उसके बाद सर। तो सर मैं 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ सर। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास,
कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीड़ पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। धुआं उठा आंगन के ऊपर, फिर आपकी आगे। इजाज़त हो तो सर बोल दूंगा। हाँ सुनाइए। जी सर। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, सर चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। गीतांजलि श्री का नाम सुना इधर? सॉरी सर, सिर्फ नाम सुना है सर। किस कंटेक्स्ट में? गीतांजलि सर, सॉरी सर, बस कहीं पढ़ा था सर, एग्जैक्ट याद नहीं है सर। अच्छा, एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जो दिल्ली पुलिसिंग है उसमें एनसीआर है, हमारे पास एनसीआर है ना, एनसीटी और एनसीआर है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कितना व्यवधान उत्पन्न करता है दिल्ली पुलिस के लिए? जी सर। सर इंटर स्टेट में सर जैसे बॉर्डर एरियाज़ है सर, तो लोग सर आपराधिक क्राइम करते हैं दिल्ली में, और सर वहाँ जो पड़ोसी राज्य है वहाँ जाके छिप जाते हैं सर, और वहीं से संचालित करते हैं सर। तो सर कोऑर्डिनेशन रहता है सर, पर कहीं ना कहीं सर वो इसका फ़ायदा उठाते हैं क्रिमिनल सर लैप्स होता है कहीं ना कहीं। तो जो कमिश्नरेट अभी दिल्ली के आसपास बनाए जा रहे हैं अन्य राज्यों में, उससे कोई एडवांटेज होगा इससे? जी सर, एक तो सर नोएडा में, गाज़ियाबाद में, और सर शायद प्रयागराज में, सर 3 जगह बनाए जा रहे हैं सर कमिश्नरी सिस्टम। सर कमिश्नरी सिस्टम में वो सब बाहर की बजाय वहाँ अंदरूनी सिस्टम में ज़्यादा फ़ायदा होगा सर, कोऑर्डिनेशन के बजाय सर। बाकी सर इस लेवल पे हो सकता है कि सेम रैंक्स होती है सर, यहाँ भी कमिश्नरी सिस्टम है वहाँ भी होगा, तो नाउन होंगे सर, जैसे रैंक्स है पद भी, तो वो सर IPS ऑफिसर्स भी ज़्यादा होंगे वहाँ पे, तो सर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन मुझे लगता है बढ़ेगा सर। ठीक है, थैंक यू। ओवरऑल तो ठीक है तुम्हारा परफॉर्मेंस, जी सर। लेकिन हिंदी साहित्य पर काम करने की जरूरत है। अब क्या काम करने की सर ने जितना हिंट किया ना जी सर। कि ये मैंने ये पूछा, बोर्ड हो सकता उतना अवसर नहीं थे। जी सर। नहीं, अगर मान लिया कह दिया नागार्जुन, तो उन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि अभी जो जीवित है या जो लिख रहे हैं, और कह दिया नागार्जुन, सर ने तो हिंट कर दिया, लेकिन अगर बोर्ड ने हिंट नहीं किया तो वो बहुत नेगेटिव होगा। जी सर। सर मैंने नाम तो याद किए थे सर, पर वो नाम भूल गया, और सर फिर जैसे डिटेल तो मैंने याद की। तो कहाँ काम करना है सर बताएंगे मुझे, कहाँ काम करना है साहित्य में? देखिए साहित्य में तो जो बोर्ड होगा, कोई जरूरी नहीं कि हिंदी साहित्य के लोग हों, इतनी गहराई से पूछें। तो जैसे इन्होंने पूछा गीतांजलि श्री, हाल में बहुत नाम उनका हुआ है ना, उनको बुकर प्राइज मिला। तो अब अगर ये सब आप याद, जिस भी विषय को आपने लिया है उसमें अभी क्या हो रहा है, जी सर। अभी के कौन से लेखक हैं, उनके बारे में लोग कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको लगना चाहिए कि आप उस विषय के बारे में जानते हैं, आपका अभी भी उससे जुड़ाव है, उसको आपने केवल सिलेबस की तरह नहीं पढ़ा है ना। जी सर। तो वो तभी हो सकता है जब आज क्या हो रहा है, उसमें किस तरह की बहसें चल रही हैं हिंदी साहित्य में, कौन लेखक हैं, मतलब 5 महत्वपूर्ण महिला लेखक कौन है, 5 महत्वपूर्ण पुरुष लेखक कौन है, कविता में किन का नाम है, कहानी में किन का नाम है, उपन्यास में कौन है, 5 किताबों के नाम आपको याद होने चाहिए पिछले साल जो आई हैं, है ना। और उसमें से अच्छा तो होता है आपने पढ़ा होता, बिल्कुल। जी कोई एक तो अगर जरूर आप होना नहीं, चाहिए। हाँ कब अब है जैसे इंटरव्यू तुम्हारा? सर 9 फरवरी को है सर। अभी है टाइम, कोई भी एक सोर्स नहीं मिलता सर, जैसे जो कोई एक आध किताब अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपके बारे में क्या राय होगी लोगों की? जी सर। किताब तो पढ़ना चाहिए, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी। सर नई वाली किताबें नहीं पढ़ी, पुराने तो सर बहुत सारी नाम ले देता मैं सर। जैसे गोदान, पुराने में कौन सा नाम ले लेंगे आप? सर गोदान पढ़ रखा है, निर्मला पढ़ नहीं, रखा है। गोदान तो प्रेमचंद के बाद तो कोई आ ही नहीं रहा है। ऐसे ये नहीं चलेगा ना। राग दरबारी पढ़ा आपने? नहीं सर। हर प्रशासक, जो भी प्रशासक बनना चाहता है उसको राग दरबारी जरूर पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ूँ। किसने लिखा है? श्रीलाल शुक्ल ने लिखा सर। ठीक है, तो इस तरह की कुछ नई चीजें पढ़िए, थोड़ा अभी क्या हो रहा है इसके बारे में बात करिए, किसी हिंदी के अध्यापक से बात करिए बैठ के 1-2 घंटे 3 घंटे, जी है ना, इधर क्या हो रहा है, तो उस पर प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इनका ये सब्जेक्ट है जी ना। जी बिल्कुल। जी सर।
प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी है सर हिंदी लिटरेचर में, JRF भी है सर। JRF भी है। बताइए, तब तो आपने काफी उसमें आपसे अपेक्षा की जाएगी। संभव है कि बोर्ड में कोई हो इस तरह का पूछे, नहीं होगा तो नहीं होगा, बच जाएंगे हम, लेकिन आप तैयारी तो आपको रखनी चाहिए। जी सर। रामभजन जी, इंटरव्यू बोर्ड जनरली परसेप्शन पर ऑपरेट करता है। कई कैंडिडेट्स के साथ ये एडवांटेज होता है कि वो कोई एक फिक्सेटेड तरीके से कोई परसेप्शन बनने नहीं देता है। आपके केस में वो एडवांटेज है नहीं। 10 साल दिल्ली पुलिस में कांस्टेबलरी पोजीशन पर आप हैं। जी सर। तो इसको तो आप बिल्कुल ही ठोस कर लीजिए, कम से कम 15 मिनट आपका इस पर जाए। जी सर। ठीक है, आपके आंसर्स मुझे ज़्यादा मतलब इंडेक्स बेस्ड लगे, जबकि आपका यूएसपी होना चाहिए एक्सपीरियंस बेस्ड। जी सर। ठीक है, तो जैसे कांस्टेबलरी वाला सवाल पर आप थोड़ा इमोशनल भी हुए, वो अच्छी बात थी। जी सर। अच्छा, दूसरा तो हमेशा आप इंडेक्स नहीं, जैसे इन्होंने प्रश्न किया था लिटरेसी पर, तो आपने कहा कि लिटरेसी, इन्होंने ब्रॉड किया आपको कि भाई स्किल लिटरेसी अपने आप में इंडेक्स है, अपने आप में वो डेवलपमेंट नहीं, वो जी सर। दर्शाता है कि कुछ अच्छा ही हुआ होगा। लेकिन जब आप काम करना चाहते हैं, जो आपका आपने चूँकि देखा है ज़िंदगी को बड़े सूक्ष्म स्तर पर, तो आपके आंसर में वो कंटेंट होना चाहिए। जी सर। ठीक है, एक दूसरा, 2 आंसर्स में मुझे आपका अप्रोच हिस्टोरिकल लगा। ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच का मतलब कि गाने क्यों पॉपुलर होते हैं, क्योंकि गीत वगैरह से हमारा सांस्कृतिक ये जुड़ाव रहा है, तो हिंदी फिल्मों में भी गाने होंगे। कांस्टेबल से पुलिस से डर की भावना क्यों है, तो कॉलोनियल हैंगओवर है। तो ये हिस्टोरिकल अप्रोच हुआ कि आपने कारण हिस्ट्री से जोड़ दिया उसको। तो इस तरह का अप्रोच अगर आंसर में रखते हैं तो कंसिस्टेंट रहिए। हो सकता है कि कोई साइकोलॉजिस्ट भी बैठा हुआ हो, वो इन बातों पर पैनी नज़र रखता है कि भाई कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी हिस्ट्री को यूज़ करते हैं, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, कभी फाइनेंस को यूज़ कर देते हैं, इकोनॉमी को यूज़ कर देते हैं। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। जी सर। ठीक है, तो वो जो एक ठहराव है ना, अप्रोच आपका जो पर्सनल अप्रोच है वो होना चाहिए, उसमें बहुत फिसलन नहीं दिखनी चाहिए। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। जस्ट 2-3 पॉइंट्स। जैसे आपको सर ने कहा कि आपके अप्रोच में वही प्रॉब्लम है कि आप एक्सपीरियंस बेस बताइए। अब जैसे स्पिरिचुअलिटी की बात थी या आप क्राइम की बात थी, तो आप कोई इंसिडेंट कोट करिए, नाम लेके नहीं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस खुद का बताइए जो कि एकदम रिलेटेबल हो, रिलेट कर जाए पैनल को। दूसरा, आपने राजस्थान को बिलोंग करते हैं तो खाली फीमेल राजस्थान को एसोसिएट मत करिए। कुछ ऐसे सोशल इशू जो इंटीग्रेटेड इशू हो, कोर इशू हो, और अगेन आपके एक्सपीरियंस बेस हो, आपके आसपास के घरों से निकलता हुआ कोई प्रॉब्लम हो। मैम वुमेन लिटरेसी के लिए मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर अवसर ही नहीं आया मैम वो बताने का। मैं तो बोला था, पूछा था जी मैम, मतलब जैसे आंसर्स में जो क्वेश्चन थे उसमें अवसर नहीं आया कि मैं उसको कोट कर सकूं कि मैंने पर्सनली ये किया है इसमें वुमेन। इसी में आप बोलते चले जाओ। जी मैम। वुमेन लिटरेसी आप क्यों कोट कर रहे हो, रीज़न बता दो, जी है ना। तो ये बस यही था पॉइंट, और करंट एस्पेक्ट में आपको पूरा सॉलिड होना है। और दूसरा ये है ना, मुझे ये लगा आपके कम्युनिकेशन स्किल में आपके पास नॉलेज है, अनुभव है, आपने पढ़ाई भी की है, लेकिन शुरू से ही लगा ऐसा कि आप में एक थोड़ी घबराहट है। जी सर। है ना, वो घबराहट नहीं दिखनी चाहिए, मतलब थोड़ा अपने को संभाल करके। अब जिस सवाल पर आपने एक मुस्कुराने वाला, हम सब लोग मुस्कुराने लगे पर आप मुस्कुरा नहीं रहे, इतने तनाव में क्यों है? ये तनाव नहीं दिखना चाहिए चेहरे पर, क्योंकि कई बार तनाव आपके परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करता है। जी सर। थोड़ा प्लीजेंटली मुस्कुराते हुए भी जिस सवाल का जवाब देना है मुस्कुराते भी करिए, थोड़ा कभी पहुंच भी ले सकते हैं। दूसरा, मुझे फील हुआ कि जब आपके हॉबी के बारे में बात कर रहे थे
तो हॉबी एक तरह का डीप इंटरेस्ट शो करना चाहिए, है ना। वो केवल चलताऊ नहीं है, मतलब जैसे हमने शाम को कभी कभी सब लोग सुनते हैं फिल्म म्यूजिक, जी सर। तो सबकी हॉबी तो नहीं है वो। हॉबी है इसका मतलब आपका उसमें डीप इंटरेस्ट है। जी सर। तो फिल्मों का में जो संगीत है, अब आप हिंदी साहित्य का प्रचार बता रहे थे, उसमें हिंदी साहित्य का या हिंदी का प्रचार मुझसे थोड़े हुआ है। जी सर। मुझे लगा कि उसी समय आपसे पूछना चाहिए कि वो हिंदी भाषा है या हिंदुस्तानी है, या उसमें उर्दू ज्यादा है। उसकी भाषा तो बिल्कुल अलग है। जी सर। हिंदी सिनेमा के संगीत का उसकी हिस्ट्री क्या है। अब आप जावेद अख्तर का आपने नाम लिया, और भी बहुत सारे आपसे 5 नाम पूछे जा सकते हैं। जी सर। कुछ गानों के बारे में पूछा जा सकता है। ये उन्होंने पूछा कि विदेशी और हिंदी सिनेमा में ये क्या फर्क है, क्योंकि इस पर थोड़ी आपकी गहरी जानकारी होनी चाहिए, और लगना चाहिए कि हाँ आपने इस पर, आपका हॉबी है इसका मतलब आपने इस पर पढ़ाई भी की है, जी सर। इसके बारे में आप जानते हैं। आप हिंदी सिनेमा का पिछले दिनों एक किताब आई है, उसमें इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से भारत को जोड़ने में, इकट्ठा करने में, एकता बढ़ाने में उसने रोल प्ले किया है, इस तरह के संगीत के बारे में। जी तो ये पूछा जा सकता है। उसकी किताब की बड़ी चर्चा है इन दिनों। सर नाम बता सकते हैं? नाम है उसका, 3 लोगों ने मिलकर लिखे, नाम मुझे अभी किताब का याद नहीं आ रहा है। सीमा चिश्ती, सुशांत सिंह और अंकुर भारद्वाज ने मिलकर लिखी है, आपको मिल जाएगी। जी सर। तो इस तरह की थोड़ी तैयारी आपके इंटरेस्ट में भी होनी चाहिए, हॉबी में। जी सर। और थोड़ा आराम से बैठिए, स्ट्रेस में मत रहो, स्ट्रेस में पैनिक नहीं रहना चाहिए, आराम से सबको देखिए। मैं जिस प्रोफेशन में तुम उससे तो दूसरे स्ट्रेस में आते हैं। इस तरह से मुस्कुराना। सर ये कैसे हैंडल करूँ सर इसको, स्ट्रेस को? ये तो सब ऑटोमेटिक ही होता है। कोई ऑटोमेटिक नहीं है। कॉन्स्टेबलरी से जुड़ा हुआ प्रश्न या गानों से जुड़ा हुआ प्रश्न, जो जिसको आपने लिखा है कि हॉबी या हिंदी साहित्य जो आपका सब्जेक्ट है, जी सर। इन प्रश्नों में अगर आप थोड़ी गहराई के साथ जवाब देंगे, ये सब फुल टॉस है। क्रिकेट जी जिसे बाउंसर नहीं है, फुल टॉस है। इसको अगर ब्लॉक कर कर कोई रन नहीं लिया तो यहाँ तो 6 मारना है। ये तो तुम्हारा कंफर्ट जोन है। ये तो एक्सपेक्टेड कॉरिडोर में क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल। इस पर तो इसमें एकदम आपको मतलब खुश हो जाना चाहिए एक तरह से, जी है ना। तो उसका हैंडल करने का तरीका यही है कि आप निश्चिंत होकर जाइए और सवालों को सुनिए और उत्तर दीजिए। सोचिए आप खुद एक एक्सपर्ट हो, हम लोग कोई नहीं जानता इतना जितना एक्सपीरियंस आपको है। बिल्कुल। हमारे एरिया और को कई बार इस तरह का इस्तेमाल करिए, जैसे ये आप दोनों लोगों ने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक दी है, उससे ऑनेस्टी झलकती है कि आप कहें कि मेरा अपना अनुभव ये कहता है। ये शब्द इस्तेमाल करिए, जी सर। है ना। मेरा अपना अनुभव ये बताता है, मैंने अपने अनुभव से ये महसूस किया। तो 10 साल बहुत लंबी अवधि है सर। अनुभव के लिए तो 10 साल बहुत लंबी है। 14 साल होने वाले। 14 साल तक तो मुझे तो राज्याभिषेक 14 साल में तो किताब से बिल्कुल बाहर हो जाने की जरूरत है। अनुभव के बाद किताब से बिल्कुल बाहर हो जाने की हाँ जरूरत है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, यस। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।